फीनिक्स ने अचानक ऐसी गूंजती हुई दहाड़ लगाई कि पूरा इलाका कांप उठा। उसके शरीर से चारों तरफ आग भड़ककर फूट पड़ी, जिसने जमीन को झुलसा दिया और आसपास की हर चीज को ऐसे जला डाला जैसे पूरी दुनिया में आग लग गई हो। उसी समय कमरे के अंदर मौजूद वन आए और ट्रेसी ने दीवारों और फर्श में एक जोरदार कंपन महसूस किया। उस अचानक आए झटके ने दोनों को बड़ी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया और दोनों समझ गए कि अभी कुछ डरावना शुरू हुआ है। दूसरी तरफ ऑगस्ट और लेक्सी आराम से हेरल्ड के साथ बात कर रहे थे। माहौल हल्का था और लगभग बेफिक्र भी। लेकिन तभी हवा में फैलती एक अजीब और बेहद ताकतवर एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस करते ही हेरल्ड का चेहरा बदल गया। मुर्गे जैसे दिखने वाले उस डीमन ने तुरंत समझ लिया कि इसका क्या मतलब है। आसपास कहीं एक और डीमन प्रकट हुआ था और उसकी दबाव भरी ऑयरा देखकर साफ था कि उसकी ताकत हेरल्ड के लेवल से भी ऊपर थी। ठीक उसी पल डाओइस्ट मास्टर पर अचानक एक बेरहम हमला हुआ। उसका शरीर जोर से जमीन पर जा गिरा और दर्द से तड़पते हुए उसके मुंह से खून निकल पड़ा। उसके सामने एक विशाल फीनिक्स खड़ा था, जिसके जलते हुए पंख चौड़े फैलकर पूरे बैटलफील्ड पर एक डरावनी छाया डाल रहे थे। वह बूढ़ा सेज अपना सीना कसकर पकड़े रहा, क्योंकि असहनीय गर्मी की लहरें लगातार उस पर टूट रही थीं। उनके आसपास का तापमान इतना बढ़ चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जैसे ही आग उसे पूरी तरह निगलने वाली थी, उसके सामने अचानक एक चमकता हुआ टैलिस्मान प्रकट हुआ। वह खुलकर आग की एक बैरियर में बदल गया और थोड़ी देर के लिए उसे उस बेकाबू नरक जैसी आग से बचा लिया। पास खड़ा एक और मास्टर अपनी डिफेंसिव टेक्निक को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए था और वह आगे बढ़कर अपने घायल साथी को उन जानलेवा लपटों से बचाने लगा। उसी समय एक और वॉरियर ने दाओ स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए पलटवार किया। 3 टैलिस्मान सोर्ड्स हवा को चीरते हुए सीधा फीनिक्स की तरफ बढ़े। लेकिन उस राक्षसी क्रीचर पर इस हमले का लगभग कोई असर नहीं हुआ। फीनिक्स गुस्से से दहाड़ा और जवाब में आग की एक विशाल लहर छोड़ दी। एक डाओइस्ट उस हमले की ताकत से सीधे दीवार पर जा आ टकराया, जबकि दूसरा इतनी भयानक गर्मी के नीचे खड़ा रहने के लिए भी जूझने लगा। पास की एक महिला तुरंत आगे दौड़ी और घायल मास्टर को उठाकर खड़ा किया। उसे संभालते हुए वे दोनों पीछे हटने लगे और वह युवती घायल मास्टर से कहती रही कि चोटों के बावजूद चलते रहो। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने उनकी तरफ सीधी आती जलती हुई आग की एक विशाल लहर देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसी नाजुक पल में फीनिक्स के सामने अचानक एक विशाल 3 हेडेड ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने जोरदार दहाड़ के साथ झपट्टा मारा और हेवनली ड्रैगन कैसल टेक्निक का इस्तेमाल करके उस आग उगलते बीस्ट को जकड़ लिया। लगभग उसी क्षण एक उफनती नदी जैसी ताकतवर जलधारा आगे बढ़ी और आग के समंदर से टकराकर फैलती लपटों की रफ्तार को धीमा कर दिया। महिला ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि आग की वह दीवार ठीक समय पर रोक दी गई थी। जब उसने हमले के पीछे मौजूद उस जानी पहचानी शख्सियत को पहचाना तो उसके चेहरे पर राहत फैल गई। मन ही मन उसने हेरल्ड को उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही हेरल्ड ने इस कृतज्ञता को महसूस किया, भीतर ही भीतर वह अकड़ गया। उसने तुरंत खुद को याद दिलाया कि वह कोई ऐसा महान डीमन नहीं है जो छिपकर इंसानों की रक्षा कर रहा हो। उसने खुद से कहा, सच्चाई तो बहुत सीधी है। उसने सिर्फ इसलिए कदम उठाया क्योंकि आग बहुत पास आ गई थी और वह नहीं चाहता था कि उसके कीमती फेदर्स जल जाएं। हल्का सा सिर झुकाकर वह खुद को यही समझाता रहा कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया था और कुछ नहीं। उनके आसपास मौजूद बाकी डीमंस की स्पिरिट्स,
हेरल्ड की हरकतों को गहरे भावों के साथ देख रही थीं। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुछ पल के लिए उनमें से कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। उधर वन आई उस डरावने फीनिक्स के खिलाफ लगातार जमकर लड़ता रहा और भारी दबाव के बावजूद पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। अचानक वन आई बिजली की तरह फीनिक्स के पास पहुंचा और तुरंत ताकतवर बुद्धिस्ट ड्रैगन स्लेइंग पाम टेक्निक से वार कर दिया। फीनिक्स ने आते हुए हमले को तुरंत भांप लिया और अपनी विशाल चोंच खोल दी। उसके गले में आग इकट्ठा होने लगी क्योंकि वह एक और तबाह कर देने वाला ब्लास्ट छोड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस अनुभवी फाइटर ने ध्यान भटकने के उसी छोटे से पल को पकड़ लिया। उसने सही टाइमिंग के साथ फिर से वार किया और कुछ देर के लिए फीनिक्स की बढ़त रोक दी। फिर भी वह जलती हुई आग आखिरकार उसकी टेक्निक को तोड़कर निकल आई। वन आई ने गहरी भौहें चढ़ा लीं क्योंकि वह लपटों को रोकने और उस बेकाबू आग से बचने के लिए जूझ रहा था। उसे जल्दी ही एक खतरनाक बात समझ आ गई। यह कोई साधारण आग नहीं थी, यह इतनी ताकतवर थी कि उसकी बुद्धिस्ट टेक्निक्स तक को जला सकती थी। उसके दिमाग में एक सिहरन भरा ख्याल कौन था। उनके सामने खड़ा वह क्रीचर सच में लॉर्ड रैंक का एक भयानक डीमन था। डिवाइन स्पिरिट टीम के सदस्य तुरंत उसकी मदद के लिए उसके पास दौड़ आए। उनके लीडर चंग ने जल्दी से बताया कि आते वक्त उन्होंने पहले ही कई इलाकों को पूरी तरह जला हुआ देख लिया था। सैकड़ों सिविलियंस मर चुके थे और आग थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा शहर धधकती हुई तबाही में बदल चुका था। आसमान काले घने धुएं से भर गया था, सड़कों पर जले हुए शव बिखरे पड़े थे और अनगिनत इमारतें राख बन चुकी थीं। इतनी तबाही और डर के बीच भी कुछ लोगों ने हार मानने से इनकार कर दिया और इस आपदा के खिलाफ डटे रहने की कोशिश करते रहे। काले बालों वाली एक लड़की एक बूढ़े आदमी को सहारा देकर जल्दी जल्दी वहां से ले जा रही थी। उसने घबराकर पूछा कि फायर लॉर्ड के टैलिस्मान्स अब आग रोकने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किए जा रहे। उधर आसमान में वह विशाल 3 हेडेड ड्रैगन अब भी जलते हुए फीनिक्स के खिलाफ जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। उस भयानक टक्कर को देखते हुए वन आई और बाकी लोगों के अंदर डर ही डर बढ़ता जा रहा था क्योंकि हालात और भी खराब होते जा रहे थे। अचानक फीनिक्स ने हमला करना बंद कर दिया और सीधा उनकी तरफ घूरने लगा। फिर उसने एक ऐसी तीखी चीख निकाली कि कान फटने लगे। उसी पल वन आई के अंदर गहरी बेचैनी दौड़ गई और उसने चिल्लाकर कहा कि उसका हार्ट ड्रैगन अब यह दबाव सह नहीं पाएगा। टीम तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गई। वन आई ने गुस्से में गाली दी क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह आग न सिर्फ ज्यादा ताकतवर है बल्कि इसे बुझाना लगभग नामुमकिन भी है। फिर फीनिक्स ने ड्रैगन पर एक बेरहम हमला किया जिससे वह क्रीचर दर्द में चीख उठा। अचानक ड्रैगन के दिल से तेज रोशनी चमकने लगी। यह देखकर वन आई को शक हुआ कि शायद यही अजीब सफेद चमक उस डीमन की ताकत का स्रोत है। लेकिन यह समझने के बाद भी वह झिझक गया। फीनिक्स के शरीर के इतना करीब पहुंचकर उस कमजोर जगह पर वार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उसने दांत भींचे और आखिर अपना मन बना लिया। वन आई ने जोर से अपनी हथेली जमीन पर दे मारी और 5 एलिमेंट्स की ताकत एक्टिवेट कर दी। टीम तुरंत उसकी मदद में लग गई। अगस्त ने वाटर फॉर्मेशन एक्टिवेट की जबकि बाकी लोग अर्थ, फायर और वुड का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़े। सबने एक साथ अपनी हथेलियां जमीन पर रख दीं। एक विशाल 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन बाहर की तरफ फैल गई और फीनिक्स को चारों तरफ से घेरने लगी। धरती जोर जोर से कांपने लगी। जमीन से बड़े बड़े पत्थर उठे और फीनिक्स के पास एक विशाल पत्थरीला ढांचा बन गया जिसमें 5 एलिमेंट्स की मिलीजुली शक्ति भरी हुई थी। फॉर्मेशन के बाहर
एक महिला ने घायल मास्टर को खड़ा होने में मदद की और उसे धीरे धीरे पीछे सुरक्षित दूरी तक ले गई, जबकि उसकी नज़र चिंता के साथ लड़ाई पर टिकी रही। दोनों डाओइस्ट मास्टर्स फीनिक्स को घेरते उस सिकुड़ते पत्थर के ब्लॉक को घूरते रहे। सबके मन में एक ही ख्याल आया, अगर यह हमला भी फेल हो गया तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। अचानक वन आई की आंखें डर से फैल गईं क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने घबराकर चिल्लाया, उसे लगा उसका हार्ट ड्रैगन बहुत बड़े खतरे में है। अगले ही पल फीनिक्स ने एक ही भयानक वार में उस स्टोन फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दिया। छूटी हुई शॉकवेव सीधे वन आई से टकराई और उसे जोर से पीछे की दीवार में दे मारा। जमीन पर गिरने से पहले उसने एक बार फिर खून उगला और फिर पूरी तरह थककर ढह गया। अपने लीडर को गिरते देख टीम मेंबर्स घबराकर चिल्लाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो जमीन और पत्थर फीनिक्स को बांधे हुए थे, उनमें जोरदार दरारें पड़ गईं और फिर वे अनगिनत टुकड़ों में फटकर बिखर गए। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी, जिससे आसपास की इमारतें और सड़कें तक हिल गईं। उस टक्कर की मार से मास्टर्स और भी दूर जा फेंके गए। मॉर्गन और लेक्सी भी अपने पैरों पर टिक नहीं सके और जोर से दीवारों से जा टकराए। किनारे से देख रहा हैरल्ड इस अफरातफरी को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी कि लेक्सी शायद बुरी तरह घायल हो चुकी है। उसी समय फीनिक्स ने अचानक वन आई के हार्ट ड्रैगन को अपने पंजों में जकड़ लिया। फिर ह्यूमन लाइक फॉर्म में बदलते हुए फीनिक्स ने धीरे धीरे ड्रैगन का सिर उठाया, जैसे वह अगले कदम की तैयारी कर रहा हो। चेहरे पर एक क्रूर और ताना मारती मुस्कान फैलाते हुए फीनिक्स ने बड़ी आसानी से अपने हाथ में पकड़े ड्रैगन का एक टुकड़ा काटकर खा लिया। यह हरकत जानबूझकर की गई थी, जैसे वह सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं बल्कि देख रहे लोगों की बेबसी का भी मजा ले रहा हो। वन आइड मैन ने अचानक अपना सीना पकड़ लिया, क्योंकि उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर बहुत गहराई से कुछ बेरहमी से नोचकर निकाल लिया गया है। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और उसकी ताकत जवाब दे गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और उसी वक्त हार्ट ड्रैगन भी आखिरकार पूरी तरह मिटकर गायब हो गया। फीनिक्स अपने आप से काफी खुश दिख रहा था और उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा कि इसका स्वाद उम्मीद से ज्यादा बुरा नहीं था, जैसे वह किसी आम खाने की बात कर रहा हो। लेकिन वह छोटा सा मजाकिया पल जल्दी ही कुछ और ज्यादा खतरनाक बन गया। उसके चेहरे पर एक डरावना भाव उभरा और उसने तय किया कि अब मनोरंजन के लिए कुछ और किया जाए। अगले ही पल उसकी आकृति आंखों से ओझल हो गई और फिर वह लेक्सी के बिल्कुल पास ऐसे प्रकट हुआ जैसे उसने बस स्पेस को पार कर लिया हो। फायर डीमन ने लड़की का गला पकड़ लिया और उसे बिना किसी मेहनत के हवा में उठा लिया। उसका शरीर बेबस होकर कांपने लगा, क्योंकि वह सांस लेने के लिए जूझ रही थी। उसके सारे साथियों ने एक साथ चीख लगाई। उनकी आवाजों में डर और बेबसी से भरा गुस्सा था, लेकिन उनमें से कोई भी समय रहते उसे बचाने के लिए वहां तक नहीं पहुंच सका। ठीक जब फीनिक्स लेक्सी को निगलने वाला था, तभी उनके बीच अचानक एक आकृति आ खड़ी हुई। वह हैरल्ड था। एक अचानक स्पेशल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसने एक ही तेज हरकत में लड़की को फीनिक्स की पकड़ से छीन लिया। कांपती हुई लेक्सी को अपनी बाहों में थामे हैरल्ड खुद भी कांपने लगा। उसने घबराकर फीनिक्स को समझाने की कोशिश की कि उसका इंसानों की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था और उसके मुंह से निकलते शब्द इतने जबरदस्ती के लग रहे थे जैसे अब वह खुद भी उन पर भरोसा नहीं करता। वह कुछ और कह पाता, उससे पहले ही उसे अचानक जोर की खांसी आई और उसने मुंह भर खून उगल दिया।
फीनिक्स बिना किसी चेतावनी के उसके पीछे पहले ही आ चुका था। ठंडी मुस्कान के साथ उस डीमन ने उसका शरीर आर पार कर दिया और इस कथित गद्दार का मजाक उड़ाया। सिहरन भरी आवाज में उसने कहा कि यन्हाई को तबाह करने के अलावा उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वह उसे अपने हाथों से मारे। डीमन ने अपना हाथ हेरल्ड के सीने में और गहरा घुसा दिया और उसका अब भी धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया। उसे ताने मारते हुए ऊपर उठाकर उसने पूछा, क्या गद्दार को अब दर्द महसूस हो रहा है? लेक्सी को पकड़े हुए हेरल्ड का हाथ बुरी तरह कांपने लगा। फिर अचानक वे दोनों आंखों से ओझल हो गए। जानलेवा चोटें खाने के बावजूद उसने रैपिड मूवमेंट और स्पेशल शिफ्टिंग का इस्तेमाल करके लड़की को बैटलफील्ड से दूर पहुंचा दिया। मैसेंजर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं और उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। आखिरकार वह थककर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि फीनिक्स चुपचाप पास आकर उतर गया और उसे देखने लगा। माहौल भारी और घुटन भरा हो गया। धीरे धीरे वह जलता हुआ क्रीचर घायल हेरल्ड और बेहोश लेक्सी की तरफ बढ़ने लगा। बिल्कुल कैजुअल अंदाज में डीमन ने पहले निकाला हुआ दिल एक तरफ फेंक दिया, जैसे दिखा रहा हो कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी मैसेंजर एक बार फिर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने आयरन साइट टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसका शरीर धातु जैसी चमक से दमक उठा और 6 भूतिया साइट्स हवा में तेज चमकते हुए कटे। फिर भी फीनिक्स ने खतरे को उसी पल महसूस कर लिया और बिजली जैसी रफ्तार से पीछे मुड़ गया। उसने आते हुए वार को बड़ी आसानी से बचा लिया और फिर एक जोरदार किक मारी जिसने हेरल्ड को पीछे की तरफ उछाल दिया। हेरल्ड ने खून उगला और उस वार की डरावनी ताकत से एक पत्थर की दीवार में जोर से जा टकराया। फायर डीमन फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और अब वह हेरल्ड की एबिलिटीज को पूरी तरह समझ चुका था। उसने शांत लहजे में बताया कि यहां आने से पहले ही वह हेरल्ड की पावर्स का अध्ययन कर चुका था, यहां तक कि मौत के बाद बार बार रिजनरेट होने वाली उसकी एबिलिटी का भी। यह सुनते ही हेरल्ड का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसका सबसे अहम राज अब खुल चुका है। डीमन ने उसका गला पकड़ लिया और धीरे धीरे दबाव बढ़ाने लगा, जबकि ठंडे स्वर में कहता गया कि ऐसी ताकत दूसरों को भले अजेय लगे, लेकिन उसके सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। और पास झुककर उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी और मैसेंजर से कहा कि उसकी किस्मत ही खराब थी जो उसका सामना उससे हो गया। अगले ही पल उसने एक जानलेवा टेक्निक चला दी और हेरल्ड का सिर कटकर उसके हाथ में आ गया। वह आग से घिरा क्रीचर आलस भरे अंदाज में अपनी कलाई घुमाने लगा और बैठते हुए कटे हुए सिर को ऐसे हिला रहा था जैसे इस पल का मजा ले रहा हो। लेकिन उसे यह सब जल्दी खत्म करने की कोई जल्दी नहीं थी। उल्टा साफ दिख रहा था कि वह मैसेंजर को धीरे धीरे और बेरहमी से मारना चाहता था। हेरल्ड का सिर कट जाने के बाद भी उसका शरीर हिलता डुलता रहा। उसने अचानक एक मुक्का चलाया और उसकी मुट्ठी आग से जल रही थी। लेकिन वार खाली हवा में चला गया, जैसे किसी अदृश्य स्पेस ने उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मन के चारों ओर कोई छिपी हुई बैरियर हो जो उसी वक्त लपटों को उनके निशाने से दूर मोड़ दे रही हो। फीनिक्स ने अपने हाथ में पकड़े कटे हुए सिर को जला दिया ताकि इस बार आसानी से रिवाइवल न हो सके। फिर उसने शांत स्वर में कहा कि हेरल्ड पहले ही अपनी दूसरी एबिलिटी इस्तेमाल कर चुका है। फिर उसने अपनी हथेली हेरल्ड के सिर पर रख दी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि दुश्मन रिवाइव होकर पीछे से हमला करेगा। एक बार फिर उसका अंदाजा सही निकला। मैसेंजर ने एक और सिर का इस्तेमाल करके खुद को रिवाइव किया और तुरंत वार करने की कोशिश की। हेरल्ड डर से कांप उठा, क्योंकि फीनिक्स की नसों में ताकत साफ उभर रही थी।
डीमन ने उस रूस्टर को याद दिलाया कि वह सिर्फ कॉन्टिनेंटल रैंक का है। खून फिर से उछला और सीधे फीनिक्स के चेहरे पर जा बिखरा। डीमन ने शांत भाव से उंगली से अपने चेहरे का खून पोंछा और धीरे धीरे उसे चाट लिया। आवाज में साफ मजा लेते हुए उसने कहा कि उसके सामने किसी भी तरह का विरोध बेकार है, कमजोर हमेशा कमजोर ही रहेंगे। लेकिन तभी हेरल्ड ने अचानक टेक्निक्स की एक नई चेन छोड़ दी और डार्क एनर्जी की धाराएं उस कौवे जैसे डीमन के चारों तरफ कसकर लिपट गईं। पॉइजन स्पिट और किंग कोबरा वेनम एबिलिटीज एक के बाद एक तेज रफ्तार से छोड़ी गईं। लेकिन फीनिक्स ने तुरंत जवाब दिया। उसकी लपटें बाहर की तरफ फूट पड़ी और आते हुए हमलों को उसके पास पहुंचने से पहले ही जला डाला। हेरल्ड ने झुंझलाहट में दांत भींच लिए, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ गया था कि उसके किसी भी हमले की ताकत अपने निशाने तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ठीक उसी पल फीनिक्स एक बार फिर अचानक उसके पीछे आ खड़ा हुआ। जैसे ही हेरल्ड ने सिर घुमाया, आसपास की लपटें बुरी तरह मरोड़ खाने लगीं और एक घूमते हुए भंवर में बदल गईं। आग की धाराएं उसकी बाहों और पैरों के चारों तरफ लिपट गईं, उसे कसकर बांध लिया और फिर और भी ज्यादा भयंकर लपटों में बदल गईं। डीमन पास ही मुस्कुराते हुए शांति से खड़ा रहा और उस आग की कैद को धीरे धीरे और कसता गया। तभी मैसेंजर को अचानक एक डरावनी बात समझ आई, यह कोई साधारण आग नहीं थी। फीनिक्स ने उसे ठंडे लहजे में याद दिलाया कि वह उसे पहले ही चेतावनी दे चुका था कि वह उसे मार सकता है। उसने पूरे यकीन से कहा कि यह ट्रू फ्लेम ऑफ यू है, एक ऐसी भयानक आग जो सिर्फ मांस नहीं बल्कि आत्मा तक को जला सकती है। आग तब तक भड़कती रही जब तक हेरल्ड का शरीर राख में नहीं बदल गया। फिर भी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि फीनिक्स शांति से मुड़ा और हेरल्ड एक बार फिर उसके पीछे प्रकट हो गया। मैसेंजर का शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी ताकत पहले से भी तेजी से खत्म हो रही थी। अब जाकर उसे सच में समझ आया कि आत्मा को जिंदा जलते हुए महसूस करना कितना असहनीय होता है। फीनिक्स ने समझाया कि हर साइकिल के साथ दुश्मन की सोल और कमजोर होती जाएगी। ताना मारती मुस्कान के साथ उसने जोर से सोचा कि क्या हेरल्ड इस यातना को बार बार सहने के बाद फिर कभी खुद को रिवाइव भी कर पाएगा या नहीं। मैसेंजर का शरीर अब मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। वह दर्द से लड़खड़ा रहा था, कांप रहा था, फिर भी जिद में गिरने से इनकार कर रहा था, जबकि फीनिक्स उत्सुकता से देख रहा था कि वह आखिर और कितनी देर तक टिक पाएगा। अपने प्रतिद्वंद्वी को संभलने का एक पल भी दिए बिना फीनिक्स लगातार हमला करता रहा और एक के बाद एक ताकतवर टेक्निक्स छोड़ता गया। हर बार पिछले से ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक था, जैसे वह हेरल्ड की लड़ने की इच्छा को पूरी तरह कुचल देना चाहता हो। जवाब में हेरल्ड ने अपनी बची खुची ताकत समेट ली। उसके चारों ओर एक चमकती हुई सुनहरी बैल की छवि बन गई और वह बेबस दहाड़ के साथ सीधा आगे लपका, ठानकर कि इस डीमन का सामना सामने से ही करेगा। फीनिक्स ने उस वार को पीछे हटे बिना झेल लिया। उसने दोनों हाथों से गोल्डन बुल के विशाल सींग पकड़ लिए, पूरी ताकत से उसके जोर को रोका और अपनी ताकत के बावजूद वह एक कदम पीछे धकेल दिया गया। गुस्सा होने की बजाय डीमन हल्का सा हंस पड़ा। मजाक भरे लहजे में उसने कहा कि यह जरूर कोई नई एबिलिटी होगी जो हेरल्ड ने अपनी ही जाति के किसी और को निगलकर हासिल की है। कुछ ही पल बाद गोल्डन बुल की वह छवि गायब हो गई और थका हुआ हेरल्ड लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। भारी सांसें लेते हुए और मुश्किल से खड़ा रह पाते हुए उसने आखिर मान लिया कि उसने खुद को कभी गद्दार नहीं समझा। उसने कड़वाहट से कहा कि वह तो बस डीमंस के बीच जी रहा एक जासूस था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे कभी सच में स्वीकार नहीं किया। उस बेरहम दुनिया में जूझते बाकी डीमोनिक क्रीचर्स की तरह वह भी बस जिंदा रहना चाहता था।
तब फीनिक्स ने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या उस दुनिया में जिंदा रहने का मतलब सच में अपने ही लोगों की लाशों पर चढ़कर ताकतवर बनना था। हेरल्ड ने तुरंत विरोध किया और कहा कि वह कभी अपने ही लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन हालात में दूसरे डीमंस उसे पहले ही बिना हिचक खत्म कर देते। फीनिक्स ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उन शब्दों में छिपी सच्चाई को मान रहा हो, लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि डीमन वर्ल्ड हमेशा से बस एक ऐसी जगह रही है जहां ताकतवर कमजोरों को निगल जाते हैं। फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हेरल्ड को पूरी तरह चौंका दिया। वह बार बार डीमंस को अपना भाई बंधु क्यों कह रहा था? फीनिक्स ने शांत स्वर में समझाया कि सिर्फ कमजोर लोग ही ताकतवरों के आगे झुकते हैं और एक दूसरे को परिवार कहकर खुद को दिलासा देते हैं, जबकि असली ताकत अकेली खड़ी होती है और सब पर राज करती है। ताना मारती मुस्कान के साथ उसने साफ कहा कि उसे हेरल्ड को सिर्फ इसलिए मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसने कमजोरों को निगला या दूसरों से गद्दारी की। उसने ठंडे लहजे में कहा कि असली वजह कुछ और है, उसे उसकी कमजोरी से नफरत है और उस दयनीय सपने से भी जिसमें वह दूसरों को खाकर ताकतवर बनना चाहता था। आखिर में फीनिक्स ने तिरस्कार भरे अंदाज में उसे उसका अतीत याद दिलाया। कभी वह बस एक मामूली थर्ड रैंक रूस्टर हुआ करता था। फिर फीनिक्स ने खुले तिरस्कार के साथ सीधा उसकी तरफ उंगली उठाई, जैसे चुपचाप पूछ रहा हो कि क्या उसके जैसा कोई सच में खुद को ताकतवर कहलाने लायक है। हेरल्ड की आंखें खून सी लाल हो गईं क्योंकि उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ा। इस बेइज्जती को सह न पाकर उसने एक भयानक दहाड़ लगा दी। अगले ही पल रूस्टर जैसे उस डीमन ने विस्फोटक फ्रॉग लीप टेक्निक का इस्तेमाल करके अचानक छलांग लगा दी। एक ताकतवर डीमोनिक स्ट्राइक के साथ स्पेस को चीरते हुए उसने अपने पंजों से नीचे की तरफ वार किया, सीधा फीनिक्स के शरीर को निशाना बनाते हुए। उस हमले ने डीमन बीस्ट की छाती चीर दी और घाव से खून बह निकला। लेकिन चोट लगते ही उस क्रीचर ने तुरंत तेज पलटवार कर दिया। एक झटके में उसने लेवी का गला पकड़ लिया और उसे ऐसे हवा में उठा लिया जैसे उसका वजन कुछ भी न हो। फीनिक्स ने शांत स्वर में कहा कि उसके पास अभी भी थोड़े समय के लिए अपनी ताकत बढ़ाने की एबिलिटी मौजूद है। उधर मरे हुए डीमंस की वॉचिंग स्पिरिट्स उलझन में यह सब देख रही थीं, क्योंकि उनके सामने चल रही यह अजीब बातचीत उनकी समझ से बाहर थी। यहाँ तक कि अब भी मैसेंजर बार बार यही कहता रहा कि वह खुद को कमजोर नहीं मानता और न ही उसे लगता है कि उसने किसी से गद्दारी की है। लेकिन फीनिक्स ने उसकी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके मन में तो हेरल्ड की किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी, उसकी सोल आखिरकार पूरी तरह जलकर खत्म हो जाएगी। मैसेंजर साफ महसूस कर सकता था कि उस जवान डीमन के घमंड के नीचे मौत का डर छिपा हुआ है। भीतर से वह सच में मरना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसके पास विरोध करने की ताकत भी नहीं बची थी। अचानक रूस्टर डीमन के दिमाग में एक रहस्यमय आवाज गूंजी जिसने उसे याद दिलाया कि उसके पास अब भी ताकत बाकी है। ठीक उसी समय बहुत दूर एक पेड़ की डाल पर बैठा ताकतवर डीमन थियो आराम से शराब पी रहा था और अपनी क्वीन को न ढूंढ पाने की झुंझलाहट में लंबी सांसें भर रहा था। बिना किसी चेतावनी के उसके सामने अचानक स्पेस और टाइम बुरी तरह मरोड़ खाने लगे और हेरल्ड तथा फीनिक्स की भयंकर लड़ाई का एक दृश्य उसके सामने खुल गया। थियो ने सिर उठाया, उस दृश्य में बालों का जाना पहचाना रंग देखा और तुरंत समझ गया कि उसके सामने दिख रही शख्सियत उसकी प्रिंसेस है। बिना एक पल गवाए थियो ने शराब की बोतल जमीन पर दे मारी और सीधे स्पेस की उस दरार में छलांग लगा दी। लगभग उसी वक्त उस स्पेस रिफ्ट से एक भाला निकलकर सीधा फीनिक्स और हेरल्ड दोनों की तरफ जा बढ़ा। थियो तुरंत प्रकट हुआ,
उसने हेरल्ड को अपनी तरफ खींच लिया और साथ ही एक जोरदार किक मारी जिसने फीनिक्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। डीमन ने गुस्से में दांत भींच लिए और सुरक्षित दूरी बनाने के लिए उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसका शरीर जबरदस्त ताकत से जोर से दीवार से जा टकराया। उसी समय थियो का भाला उसके हाथ को चीरता हुआ निकल गया, जिससे खून का फव्वारा हवा में उछल पड़ा और फीनिक्स के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। जब फीनिक्स ने उस हथियार को साफ देखा तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर उलझन छा गई। यह समझते ही कि उस भाले ने सच में उसके शरीर को घायल कर दिया है, फीनिक्स के भीतर गुस्सा और शक दोनों भर गए। वह सोचने लगा कि कहीं कोई और ताकतवर गद्दार डीमन तो सामने नहीं आ गया। उधर थियो की बाहों में पकड़ा हेरल्ड दर्द और थकान से अब भी कांप रहा था। थियो ने देखा कि लड़की का शरीर घावों से भरा हुआ है और उसके बालों का रंग देखकर वह समझ गया कि यह वही औरत है जिसे वह बहुत समय पहले जानता था। पीड़ा से जूझती उस लड़की को कसकर थामते हुए थियो ने अंदाजा लगाया कि उसने रोज़ली के शरीर पर कब्जा कर लिया होगा और शायद इसी वजह से उसका रूप इतना बदल गया था। उसे गौर से देखते हुए और फिर बैटलफील्ड पर नजर घुमाते हुए थियो उत्साह से सोचने लगा कि जो कभी इंसान थी वह आखिर कैसे डीमन बन गई। उसने एक और हैरान कर देने वाली बात भी महसूस की, उसकी प्रिंसेस पहले ही मार्शियल एम्परर स्टेज की चोटी तक पहुंच चुकी थी। बिना देर किए उसने उसे एक क्लोक थमा दिया और बताया कि यह एक अर्थ रैंक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। उस क्लोक में लगभग हर तरह की आग को रोकने की क्षमता थी और समय के साथ यह पहनने वाले के घाव भी धीरे धीरे भर देता था। यह समझते ही कि उनका दुश्मन एक फायर बेस्ड डीमन है, थियो और भी खुश हो गया क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके सामने खड़ी औरत सच में उसकी क्वीन ही है, जिससे वह प्यार करता था। उसे दोबारा पा लेने के बाद डीमन खुशी से जैसे चमकने लगा और उसने अपनी खुशी छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई जब उसने अपनी तरफ उड़ता हुआ एक भाला देखा, जिसे उसने तुरंत रोक लिया। अपना बदन सीधा करते हुए थियो ने महसूस किया कि वह अब अपने इलाके से बहुत दूर एक अजीब अनजान दुनिया में खड़ा है। जैसे ही उसने अपना भाला घुमाया, उसे अपने दुश्मन के भीतर बहते एंशिएंट बीस्ट ब्लड की मौजूदगी महसूस हुई। उसने शांत स्वर में ऐलान किया कि वह होंगू कॉन्टिनेंट के डीमोनिक बीइंग्स का रूलर है और जिसे फीनिक्स मारने की कोशिश कर रहा था वह उसकी क्वीन है। लेकिन फीनिक्स ने पूरी बेरुखी से प्रतिक्रिया दी और उन दोनों को बस गद्दार समझा। उसकी नज़र में डीमन रेस से गद्दारी करने की वजह से उन दोनों की सजा सिर्फ मौत थी। थियो का चेहरा सख्त हो गया। उसने तय कर लिया कि अगर फीनिक्स अपना रवैया नहीं बदलता तो उनके पुराने रिश्ते की कोई कीमत नहीं, वह उसे मार डालेगा। फीनिक्स ने घमंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। साफ था कि वह उसे अपने बराबर मान ही नहीं रहा। थियो ने बर्फीली एनर्जी से घिरे अपने स्पीयर की नोक उसकी तरफ तान दी और पूछा कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे उकसाने की। अगले ही पल फायर एक्स और आईसी स्पीयर जोरदार टक्कर के साथ भिड़ गए और धातु की तेज गूंज हवा में फैल गई। थियो ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन फीनिक्स भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह हर वार का सीधा सामना करता गया और हर चोट के जवाब में बराबर ताकत से धक्का देता रहा। कई बार वार पलटने के बाद दोनों वॉरियर्स ने मौका पकड़ लिया और एक ही समय पर एक दूसरे पर सीधा हमला बोल दिया। तेजी से चल रही उस टक्कर के दौरान थियो का स्पीयर लगभग फीनिक्स की गर्दन को सीधा चीरने ही वाला था। आखिरी सेकंड पर डीमन बीस्ट ने अपना शरीर मोड़कर उस वार से खुद को बचा लिया, लेकिन थियो तुरंत आगे बढ़ा और दुश्मन की एक्स को ही कदम रखने की जगह बना लिया। उसी पर उछलकर उसने खुद को फिर आगे फेंका,
ठीक तभी जब थ्री लेग्ड गोल्डन फीनिक्स ने जलती हुई गोल्डन फीनिक्स फायर ब्लास्ट छोड़ दी। उस हमले के जवाब में थियो ने पूरी शांति के साथ ताकतवर बैटल सील टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उस पल दोनों योद्धाओं ने एक साथ अपनी टेक्निक्स छोड़ दी। एक तरफ जलती हुई आग भड़क उठी जो किसी जिंदा तूफान की तरह गरज रही थी, जबकि दूसरी तरफ गहरी हड्डियों तक चुभने वाली ठंड से भरी ताकत निकल पड़ी। जैसे ही ये दोनों भयानक हमले आमने सामने टकराने वाले थे, तभी कुछ अजीब हुआ। गोल्डन फीनिक्स से बना वह जलता हुआ फायरबर्ड अचानक सख्त होने लगा और उसके जलते पंख धीरे धीरे भंगुर बर्फ में बदलने लगे। ठंड तेजी से फैलने लगी, जैसे जिंदा क्रिस्टल उसकी बाहों पर रेंग रहे हों। अविश्वास से देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी ताकतवर ट्रू फायर पूरी तरह सील हो चुकी है और अब उसके आदेश पर प्रतिक्रिया ही नहीं कर रही। थियो ने शांत स्वर में समझाया कि उसके सील में जो भी चीज छू जाए उसे जमा देने की क्षमता है। उसके मुताबिक एक बार यह ताकत पकड़ ले तो लेजेंडरी हेवनली फ्लेम्स तक उसके बर्फीले पंजे से निकलने के लिए जूझती रहती हैं। फिर उसने गर्व से कहा कि वह शुद्ध मार्शियल पावर का प्रतिनिधि है, स्पीड और फेरोसिटी का जीता जागता प्रतीक, वह ताकतवर ट्वाइलाइट ग्रिफिन जो आसमान पर अजेय शक्ति के साथ राज करता है। फीनिक्स ने नजर नीचे झुकाकर अपने सील हो चुके हाथों को देखा। ठंड उसके पूरे शरीर में फैलती जा रही थी और बर्फ में जकड़े हिस्से धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे थे, जैसे उसकी ताकत चुपचाप खींची जा रही हो। अगले ही पल हवा में एक तेज सीटी गूंजी। कुछ बेहद तेज रफ्तार से गुजरा और फीनिक्स को तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ी। उसने अपनी ही बाह को एक्स से काट दिया ताकि उस घातक वार से बच सके। थियो का स्पीयर चांदी की बिजली की तरह निकल गया। उसी पल डीमन ने समझ लिया कि उसका दुश्मन अब अपने एलिमेंटल एडवांटेज पर काबू खो चुका है। एक आंख वाला आदमी, जिसका शरीर अभी भी बुरी तरह घायल था, कांपती आंखों से यह लड़ाई देख रहा था। बैटलफील्ड को देखते देखते उसे धीरे धीरे समझ आया कि एक और लॉर्ड रैंक डीमन यहां आ चुका है। फिर उसने नजर पास पड़े अस्थिर हेरल्ड की तरफ घुमाई और देखा कि वह हीरो कितना बुरी तरह घायल है, मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा है। दिल ही दिल में उस एक आंख वाले आदमी ने दुआ की कि यह रहस्यमयी डीमन गोल्डन फीनिक्स को हरा दे, नहीं तो यहाँ मौजूद लोग ही नहीं, पूरा यन्हाई सिटी भी तबाह हो जाएगा। उसी समय जलती हुई लपटें फिर से उठीं और सीधे थियो की तरफ बढ़ी। गोल्डन फीनिक्स ने एक और भयंकर और बेरहम आग का हमला छोड़ दिया। बिना झिझक डीमन ने मून डीप आइस टेक्निक छोड़ी, जिससे एक मोटी बैरियर बनी जिसने लपटों को रोक दिया। फिर तुरंत उसने मून शैडो कॉपी स्किल एक्टिवेट कर दी। उसके बगल में एक दूसरा थियो प्रकट हो गया, लगभग असली जैसा ही। वह क्लोन चुपचाप हिला और तुरंत दुश्मन के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पीछे से क्लोन ने अपना स्पीयर आगे बढ़ाया, जबकि गोल्डन फीनिक्स लगातार आग छोड़ते हुए उस शरीर पर ध्यान लगाए रहा जिसे वह थियो का असली शरीर समझ रहा था। लेकिन फीनिक्स के चारों तरफ फैली आग की दीवार इतनी घनी और भयंकर थी कि स्पीयर उस जलती बैरियर को भेद ही नहीं सका। यह देखकर थियो ने लड़ाई को और तेज करने का फैसला किया और अपना हेवनली प्रोफाउंड वेपन बुलाया, लेजेंडरी आइस सोल स्पीयर। जैसे ही वह हथियार प्रकट हुआ, वह जोर से घूमने लगा और अपने चारों ओर एक विशाल बवंडर बना लिया। घूमती हुई ताकत से लिपटा वह सीधा फीनिक्स की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे जलता हुआ धूमकेतु। लेकिन कमजोर पड़ने की बजाय फीनिक्स के चारों ओर की लपटें अचानक और भी तेज चमकने लगीं, पहले से ज्यादा भयानक और प्रचंड। तुरंत साफ हो गया कि फीनिक्स पहले से इस चाल को भांप चुका था। उसके चेहरे पर एक गहरी, आत्मविश्वासी मुस्कान उभर आई क्योंकि उसकी छिपी योजना अब सामने आने लगी।
पीछे हटने को मजबूर होकर थियो समझ गया कि उसकी रणनीति पहले ही भांप ली गई है। उसने तुरंत अपने क्लोन के साथ फिर से मर्ज किया और दुश्मन की आग की दीवार की असली ताकत को महसूस किया। फीनिक्स की ट्रू फायर बिना रुके जल रही थी, लगातार लहरों में फूट रही थी, जैसे यह आग कभी बुझने वाली ही न हो। थियो ने चुपचाप निष्कर्ष निकाला कि उसका दुश्मन भी एक मार्शियल सेंट है और उसके अंदर असाधारण प्रिमोर्डियल एनर्जी होगी जो इन लगातार लपटों को शक्ति दे रही है। कुछ ही पल बाद थियो हवा में पलटी खाकर फीनिक्स के एक्स के वार से बाल बाल बचा, वही हथियार जिसने पहले उसके ब्लड लाइन को आंशिक रूप से सील कर दिया था। काफी देर तक थकाने वाली लड़ाई के बाद वह फिर जमीन पर उतरा और तुरंत स्पीयर के साथ आगे बढ़ा, सोचते हुए कि ये उफनती लपटें आखिर बुझ क्यों नहीं रहीं। स्पीयर की धार फिर से गोल्डन फीनिक्स की गर्दन तक पहुंची, लेकिन पहले की तरह ही अचानक उठती आग की दीवार ने वार रोक दिया। अब डीमन समझ चुका था कि ताकतवर आइस सोल स्पीयर भी इस आग की भयानक दीवार को तोड़ने में संघर्ष कर रहा है। हालात और खराब हो गए क्योंकि फैलती आग ने उसे साइड में छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया, जिससे वह मुश्किल से बैटलफील्ड की जलती गर्मी से बच पाया। तभी एक आंख वाले दर्शक ने थियो को एक अहम बात याद दिलाई। फीनिक्स के शरीर के कुछ हिस्से, खासकर उसका दिल और कुछ और जगहें, बाकी शरीर से अजीब तरह से अलग लग रही थीं। यह सुनते ही थियो कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर जैसे कोई छिपी पहेली अचानक सुलझ गई हो, उसे इस अजीब स्थिति की सच्चाई समझ आ गई। उसने दुश्मन की तरफ फिर से ध्यान से देखा और अपना आखिरी निर्णायक वार तैयार किया। वह जानता था कि वह सील को अब सिर्फ एक बार और एक्टिवेट कर सकता है। पास ही हेरल्ड, जो मुश्किल से होश में था, आधी खुली आंखों से यह भयानक लड़ाई देखता रहा। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, उसने देखा कि थियो के वार ने फीनिक्स का एक्स दूर उड़ा दिया है और वह हथियार घूमता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। एक्स उसके पैरों के पास आकर गिरा। अब बिना हथियार के 3-लेग्ड गोल्डन फीनिक्स गुस्से में आगे झपटा, अपने पंजों से वार करते हुए और विस्फोटक आग की लहरें छोड़ते हुए। थियो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। अभी जो कुछ भी हो रहा था, वह सब उसकी योजना का हिस्सा था और इससे पहले की पूरी लड़ाई सिर्फ तैयारी थी। अचानक थियो की ताकतवर पूंछ फीनिक्स के चारों ओर कसकर लिपट गई, उसके शरीर को जकड़ते हुए और उसकी हरकतों को पूरी तरह रोकते हुए। फिर थियो ने कई मून शैडो कॉपीज छोड़ दिए और बार बार सील एक्टिवेट करने लगा, जिससे फीनिक्स बेबस हो गया और उस पर लगातार हमले बरसने लगे। हार मानने से इनकार करते हुए फीनिक्स ने अपनी डिफेंसिव टेक्निक एक्टिवेट की, ट्रू परगेटरी फ्लेम्स की जलती हुई रक्षा। लेकिन डीमन ने तुरंत जबरदस्त बर्फीली ताकत से जवाब दिया और फीनिक्स की उस हताश कोशिश को दबा दिया। थियो द्वारा बनाई गई मोटी फ्रोस्ट शील्ड फीनिक्स के आग वाले हमले से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। जैसे जैसे वह डिफेंसिव बैरियर धीरे धीरे कमजोर पड़कर गायब होने लगा, पहले उफनती लपटें भी साफ तौर पर कमजोर पड़ गईं। मौका मिलते ही थियो आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बिना दुश्मन को संभलने का मौका दिए लगातार हमला करता रहा। साइड से देख रहा हेरल्ड यह सब देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि फीनिक्स से लड़ रहा डीमन असल में एक एलीड डीमोनिक बीस्ट है। फिर भी वह याद करने की कोशिश करता रहा कि यह रहस्यमय शख्स आखिर कौन है। चाहे वह कितना भी दिमाग दौड़ाए, नाम उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। फिर भी अंदर से उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि शायद वे पहले कभी मिल चुके हैं। उधर फीनिक्स अब पूरी तरह डिफेंसिव हो चुका था। थियो की बर्फीली ताकत से कसकर जकड़ा हुआ वह सिर्फ हताश पलटवार ही कर पा रहा था। थियो खुद भी जानता था कि सीलिंग टेक्निक को 2 बार एक्टिवेट करना उसके शरीर पर बहुत भारी पड़ रहा है।
उसी समय एक आंख वाले आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंख पर बंधी पट्टी हटा दी और बैटलफील्ड की तरफ घूरते हुए अपनी फीकी सफेद प्यूपल दिखा दी। उसकी अजीब नजर दुश्मन के शरीर के पार चली गई और उसने एक चमकता हुआ दिल देखा जो सफेद रोशनी छोड़ रहा था। उसने तुरंत नोटिस किया कि फीनिक्स का दिल पहले ही थियो द्वारा पूरी तरह जमा दिया गया है। उसी पल फीनिक्स को अपने सीने में असहनीय तेज दर्द महसूस हुआ और उसे समझ आ गया कि उसकी ताकत के असली स्रोत पर वार हो चुका है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और थियो ठंडे भाव से देखता रहा कि फ्रीजिंग प्रोसेस एक ही पल में हो गया था। सीना पकड़कर तड़पते हुए फीनिक्स ने गिड़गिड़ाकर अपना दिल वापस देने की भीख मांगी, क्योंकि उसके शरीर में फैलती वह डरावनी ठंड वह सह नहीं पा रहा था। थियो ने आंखें सिकोड़कर अपने दुश्मन को गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगा कि क्या वह दिल सच में फीनिक्स का है भी या नहीं। अगर वह दिल सच में उसका होता तो दर्द के उसी पल पूरे शरीर का खून स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करता और दिल व नसों के बीच ताकत का प्रवाह होता। ऐसी हालत में जमा हुआ दिल धीरे धीरे अपनी फ्रीजिंग ताकत पूरे शरीर में फैलाता जब तक पूरा शरीर बर्फ में कैद न हो जाता। लेकिन यहाँ मामला अलग था। दिल शरीर को ताकत दे रहा था, मगर शरीर वापस दिल को कोई ऊर्जा नहीं लौटा रहा था। अब साफ हो गया कि इस दिल का असली मालिक उस इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर था जो अभी इसे इस्तेमाल कर रहा था। फीनिक्स तो बस इसे उधार की ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसी असंतुलन की वजह से फ्रीजिंग उसके पूरे शरीर में बेकाबू फैल गई। गुस्से और नफरत से भरा डीमन मरते वक्त गद्दारों को कोसता रहा। कुछ ही देर बाद फीनिक्स का पूरा शरीर ठोस बर्फ में कैद हो गया और उसकी जिंदगी वहीं बैटलफील्ड पर खत्म हो गई। यह सब होते देख एक आंख वाले आदमी ने आखिर राहत की सांस ली और धीरे से कहा कि आग के तत्व का वह भारी दबाव अब पूरी तरह गायब हो चुका है। उसी समय शहर के एक दूसरे इलाके में एक गाड़ी जो इतने समय से भयंकर आग में जल रही थी, अचानक उसकी ताकत कम होने लगी। दहकती लपटें धीरे धीरे सिमटने लगीं, चटकने की आवाज भी मंद पड़ गई और थोड़ी ही देर में वहां बस उड़ता हुआ धुआं और काली राख का ढेर ही बचा। जब आसपास के लोगों को पता चला कि आग आखिरकार बुझ गई है, तो सड़कों पर तुरंत खुशी के नारे गूंज उठे। लोग उत्साह और राहत से चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने उस डरावने जीव पर आखिरकार अपनी मेहनत से जीत हासिल कर ली है। और जब खबर फैली कि उनका नेता दुश्मन को हरा चुका है, तो लोगों की खुशी और बढ़ गई। सब गर्व से मानने लगे कि एक रूलर रैंक का अस्तित्व जीत गया है और उसने उन्हें विनाश से बचा लिया। उधर युद्धभूमि पर थियो शांत कदमों से आगे बढ़ा और अपने भाले को अपने पराजित दुश्मन के जमे हुए शरीर में गहराई तक घोंप दिया। थोड़ी ही देर बाद उसने अंदर हाथ डाला और दुश्मन का दिल बाहर निकाल लिया। वह अजीब चीज हल्की चमक रही थी और इतनी असाधारण लग रही थी कि मानो कोई बेहद कीमती खजाना हो। समय बर्बाद किए बिना थियो मुड़ा और तेजी से हेरल्ड की तरफ बढ़ गया। साफ था कि वह यह दिल अपनी क्वीन को उपहार के तौर पर देने वाला था। लेकिन ठीक उसी समय लेवी और जैस्पर अचानक पास में प्रकट हो गए, चमकती रोशनी के साथ सीधे युद्धभूमि पर टेलीपोर्ट होकर। जैसे ही जैस्पर ने थियो के हाथ में जमे हुए दिल को देखा, उसका पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। पहचान होते ही उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। कांपते हुए हाथ से उसने सीधे उस दिल की ओर इशारा किया और अविश्वास के साथ समझ गया कि थियो के हाथ में जो चीज है वह दरअसल उसका अपना दिल है। उसी पल दिल के चारों ओर जमी बर्फ धीरे धीरे दरकने लगी। थियो हैरानी से देखता रह गया कि उसकी गहरी आइस टेक्निक अचानक पिघलने लगी और वह दिल खुद जैसे किसी जीवित चीज की तरह जागने लगा।
अगले ही पल दिल जोर से झटका खाकर थियो की पकड़ से निकल गया और हवा में बिजली की तरह तेजी से उड़ते हुए वापस जैस्पर की छाती की ओर लौट गया। थियो अविश्वास से देखता रह गया कि जो तोहफा उसने तैयार किया था वह उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। उसका सदमा तुरंत गुस्से में बदल गया और वह तुरंत लेवी और जैस्पर की तरफ झपट पड़ा। लेकिन जब तक वह उनके पास पहुंचा तब तक दिल पूरी तरह जैस्पर के शरीर में वापस जा चुका था। जैस्पर बार बार अपनी छाती को छूकर पक्का कर रहा था कि सच में सब वापस आ गया है। थियो ने तुरंत पलटवार किया और कोल्ड क्लॉ टेक्निक उनकी ओर छोड़ दी। लेकिन लेवी ने तुरंत हमला पहचान लिया और नंगे हाथों से ही उसे आसानी से रोक दिया। जैसे ही उनकी शक्तियां टकराईं, थियो का शरीर सख्त हो गया क्योंकि उसे एक जानी पहचानी और भारी दबाव वाली शक्ति अपने ऊपर महसूस हुई। फिर लेवी ने अपनी ताकत इकट्ठा की और एक जोरदार हरकत के साथ थियो को दूर फेंक दिया। वह दानव दीवार से जोर से टकराया और फिसलता हुआ नीचे आकर घायल हेरल्ड के पास जा गिरा। झुंझलाकर भौहें सिकोड़ते हुए थियो को एहसास हुआ कि लेवी की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। फिर वह हेरल्ड की तरफ मुड़ा और तुरंत हालात को लेकर शिकायत करने लगा। बेबस बनने का नाटक करते हुए उसने नाटकीय ढंग से आह भरी और कहा कि अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची है और वह बस यहीं उसके साथ मर सकता है। लगभग 10 मिनट पहले लेवी ने केसेस को उसे घबराहट में चेतावनी देते हुए सुना था कि अगर वह जल्दी मदद के लिए नहीं आया तो उसके बूढ़े आदमी की किस्मत तय हो सकती है। लेवी ने माना कि उसे अभी पूरी स्थिति समझ नहीं आई है, लेकिन उसने तय किया कि पहला कदम है उस योद्धा से निपटना जो उसके रास्ते में खड़ा है। लेकिन उसी समय कासा ने अचानक उसे रोक लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए उसे पागल कहा, क्योंकि वह अपने ही पिता को बचाने की बजाय लड़ाई के बारे में सोच रहा था। उनकी बहस आगे बढ़ पाती उससे पहले ही पास से एक जानी पहचानी आवाज ने अचानक उन्हें रोक दिया। वह जैस्पर था जो अभी अभी टेलीपोर्ट होकर वापस आया था। आसपास का तनाव भरा माहौल देखकर उसने तुरंत पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। लेवी उसे देखते ही थोड़ा खुश हो गया। जल्दी से उसके पास जाकर उसने समझाया कि वे पहले फंस गए थे, इसलिए वह अपराधी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। यह सुनकर लियोन और केसिस ने आखिरकार लंबी राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे मौत के कितने करीब पहुंच गए थे। थोड़ी ही देर बाद सुप्रीम कमांडर भी वहां पहुंच गया और उसके साथ ट्रायल के बाकी सदस्य भी थे। जैसे ही वह पहुंचा, सुप्रीम कमांडर को तुरंत कुछ असामान्य महसूस हुआ जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर चुके थे। बिना हिचकिचाए उसने तुरंत केसेस को पकड़ने का सख्त आदेश दे दिया। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए जियो ने डेस चेन छोड़ दी और वह शक्तिशाली हथियार सीधे लक्ष्य की ओर जा पहुंचा। लेकिन लियोन तुरंत आगे बढ़ा और अपने हथियार से उस हमले को रोक लिया। यह देखकर कैशिस घबरा गया और उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला कि विरोध करने से हालात और बिगड़ जाएंगे। हालांकि लियोन ने जोरदार वार से उस चेन को एक तरफ हटा दिया, लेकिन वह तुरंत हवा में मुड़कर फिर से उसकी तरफ लौट आई। उसने तुरंत बचाव की मुद्रा बनाई और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह हमले को पूरी तरह रोक नहीं पाया। चेन का दूसरा सिरा सीधा उसके दिल की ओर बढ़ गया। उसी पल जियो ने हार्ट अनलॉक सक्रिय किया और चेन कसकर लियोन के दिल के चारों ओर लिपट गई। अचानक दर्द से टूटकर लियोन घुटनों पर गिर पड़ा और हांफते हुए सांस लेने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह पूरी तरह जकड़ लिया गया है और उसकी छाती में भयानक दर्द फैल गया था। उसे तड़पते देखकर केसिस ने उसे शांत रहने और चेन की शक्ति का विरोध बंद करने को कहा।
लेकिन लियोन जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि केसिस को तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। उसने समझाया कि वह इल्यूजन को कुछ समय तक बनाए रख सकता है ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। केसिस एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन लियोन लगातार उसे समझाता रहा कि दोनों के मरने से बेहतर है कि कम से कम एक तो बच जाए। आखिरकार केसिस ने मान लिया कि लियोन सही कह रहा है और धीरे से बोला कि अगर हालात उल्टे होते तो शायद वह खुद पहले ही भाग चुका होता। उधर सुप्रीम कमांडर सीधे खड़ा रहा और सख्त आदेश दिया कि केसिस को किसी भी कीमत पर पकड़ना ही होगा। बर्कली तुरंत आगे बढ़ा और भागते हुए लक्ष्य पर शक्तिशाली हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम छोड़ दी। लेकिन केसिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी टेक्निक मिरर मूव सक्रिय करके उस हमले को पलट दिया। फिर भी साफ दिख रहा था कि वह अपनी शारीरिक सीमा के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि थकान से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। परावर्तित हमला मिरर पोर्टल के अंदर दिखाई दिया और वही हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम योद्धा के पीछे से फटकर बाहर निकला। फिर भी बर्कली समय रहते बच गया और वह विनाशकारी वार जमीन पर गिरकर उसे चीर गया। कुछ ही देर बाद जियो का सील भी उन तक पहुंच गया। चेन कैशास के शरीर को भेद गई और वह जोर से कांप उठा। नतीजा यह हुआ कि दोनों गद्दार पूरी तरह काबू में आ गए और हिल भी नहीं सके। लियोन ने कड़वी मुस्कान के साथ मान लिया कि अब इल्यूजन बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भागना अब साफ तौर पर असंभव था। केसिस लंबे समय तक चुप रहा और लियोन ने भारी सांस लेते हुए स्वीकार किया कि भागने के बाद उसे कभी लगा था कि अभी भी उम्मीद बाकी है। लेकिन अब साफ दिख रहा था कि वह उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसके मन में शक भर गया कि क्या ऐसे नेता के अधीन लोगों का सच में कोई भविष्य हो सकता है। तभी जियो उनके पास आया और ठंडे स्वर में बोला कि केसिस के दिल का दरवाजा पहले ही सील कर दिया गया है, इसलिए भागना असंभव है। उसने यह भी कहा कि वे आम तौर पर इतने कठोर तरीके इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इन लोगों के काम ही उनके अपराध का साफ सबूत हैं। जियो ने शांत स्वर में चेतावनी दी कि आगे विरोध करना बेकार है और उन्हें सुप्रीम कमांडर के आदेश मानने चाहिए, वरना अगर उनके दिल में लालच, नफरत, धोखा या कोई भी बुरी मंशा पैदा हुई तो यह सील खुद ही सजा दे देगा। यह सुनते ही लियोन के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसने तुरंत सोचना शुरू कर दिया कि क्या उस बुजुर्ग की बात सच में सही थी। उसी समय सुप्रीम कमांडर लेवी और जास्पर के पास आया और बताया कि राजधानी के केंद्र से अभी-अभी एक आपातकालीन अलार्म सिग्नल आया है। उसने समझाया कि यनहाई में एक से ज्यादा लॉर्ड रैंट डीमन प्रकट हो चुके हैं और उन्हें तुरंत जाकर नागरिकों को बचाने का आदेश दिया। जास्पर ने तुरंत नायक से पूछा कि क्या इसका मतलब है कि डायरेक्टर और चिकन भी खतरे में हो सकते हैं। लेवी को भी यही संभावना काफी ज्यादा लगी, इसलिए बिना एक पल गवाए उसने फैसला किया कि उन्हें तुरंत शहर लौटना चाहिए। उसके पास खड़ी महिला उलझन और चिंता में दिख रही थी, क्योंकि दो ओवरलोड रैंक के दुश्मनों की ताकत के सामने लेवी जैसा शक्तिशाली योद्धा भी बेहद खतरनाक स्थिति में पड़ सकता था। हालांकि हीरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद दृढ़ता से जवाब दिया। उसकी आवाज से साफ था कि वह पहले ही फैसला कर चुका है और अब किसी की आपत्ति या इनकार उसे मंजूर नहीं होगा। यह कहते ही वह और जास्पर पल भर में आंखों से ओझल हो गए, जैसे एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना सीधे टेलीपोर्ट होकर गायब हो गए हों। जो लोग पीछे रह गए थे वे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी उस औरत ने चुपचाप ध्यान दिया कि लेवी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था और उसने अंदाजा लगाया कि उसका आत्मविश्वास उसकी जबरदस्त ताकत से आ रहा होगा। तभी जेरमी को अचानक एक जरूरी बात याद आई। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय उपकरण जो लड़ाई की ताकत मापने के लिए इस्तेमाल होते थे,
लेवी का असली स्तर बिल्कुल भी तय नहीं कर पाए थे। रिपोर्ट के अनुसार उसकी ताकत का इंडेक्स लगातार बढ़ता ही गया, जब तक कि वह आखिरकार रैंक 13 तक नहीं पहुंच गया, जिसे आधिकारिक तौर पर डरावने ओवरलोड स्तर के रूप में दर्ज किया गया। ध्यान से सोचने पर उस आदमी को शक होने लगा कि शायद लेवी की असली लड़ाकू ताकत रैंक 13 से भी आगे हो, इतनी कि वे उपकरण उसे माप ही न पाए हों। उधर थियो नाटकीय अंदाज में आहें भरता रहा और अपने प्रिय से दुख भरी आवाज में कहता रहा कि किस्मत ने उन्हें अपने दिल की बात ठीक से कहने का भी समय नहीं दिया। यह अजीब भाषण सुनकर मैसेंजर और भी चिढ़ने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि यह बेवकूफ दानवीय जानवर आखिर किस तरह के मिलन या प्रिय की बात कर रहा है। उसी समय थियो ने गलती से सांस छोड़ी और उसकी गर्म सांस मैसेंजर के कान के पास से गुजरी, जिससे बेचारा तुरंत शर्म से लाल हो गया। मैसेंजर ने तुरंत खुद को दूर करने की कोशिश की और मन ही मन उस टेढ़े दानव जानवर को कोसने लगा, जैसे उसकी सहन शक्ति अब खत्म होने वाली हो। मुर्गी की दयनीय हालत देखकर जैस्पर चिंतित हो गया और बोला कि लगता है इसे बुरी तरह चोट लगी है। उसने दयालुता से कहा कि वह अपनी एक्यूपंक्चर कला से इसका इलाज कर सकता है। यह सुनते ही मैसेंजर को तुरंत लगा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसने घबराकर दोनों हाथ हिलाए और कांपती आवाज में कहा कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। तब जैस्पर ने थोड़ा नाराज चेहरा बनाकर लेवी की ओर देखा और पूछा कि क्या मुर्गी सच में नहीं चाहती कि वह उसका एक्यूपंक्चर इलाज करे। लेवी पूरी तरह शांत रहा और बेफिक्री से बोला कि मुर्गी असल में इलाज चाहती है। यह सुनते ही जैस्पर का हौसला लौट आया और उसने तय कर लिया कि वह जरूर इलाज करेगा। जैसे ही जैस्पर धीरे धीरे पास आने लगा, मैसेंजर को लगा जैसे मौत खुद उसकी तरफ बढ़ रही हो। डर से कांपते हुए उसने उसे पास न आने की गुहार लगाई। उसी नाजुक पल में थियो अचानक आगे बढ़ा और सीधे मैसेंजर के सामने खड़ा हो गया। गंभीर आवाज में उसने दृढ़ता से कहा कि जब तक वह यहाँ खड़ा है, कोई भी उसके प्रिय को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह कहते ही उसने एक तकनीक इस्तेमाल की जिससे तुरंत एक मोटी बर्फ की दीवार बन गई और उनके सामने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। मैसेंजर ने थियो को कृतज्ञता से देखा और मन ही मन मान लिया कि उसके अजीब व्यवहार के बावजूद वह इतना भी बुरा नहीं है। जैस्पर खुशी से बोला कि वे सिर्फ मुर्गी को ठीक करना चाहते हैं और गर्व से बताया कि वह एक बेहद कुशल और शानदार एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ है। यह सुनकर थियो उलझन में पड़ गया और शक भरी आवाज में पूछा कि क्या वे सच में उसके प्रिय की ही बात कर रहे हैं। फिर उसने सिर घुमाकर उस कांपती लड़की की ओर देखा, जो घबराहट में जोर जोर से सिर हिला रही थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर थियो ने तुरंत सुरक्षात्मक अंदाज में हाथ उठा लिया और कहा कि जब उसका प्रिय मना कर रहा है तो कोई भी पास आने की हिम्मत न करे। जैस्पर ने आंसू भरी आंखों से लेवी की ओर देखा और दुखी होकर कहा कि मुर्गी साफ साफ उसका इलाज नहीं चाहती। लेकिन लेवी ने फिर शांत स्वर में उसे भरोसा दिलाया कि वह असल में चाहती है। उसी वक्त लेवी अचानक थियो की ओर बढ़ा, जिससे वह दानव बिल्कुल तैयार नहीं था। थियो कुछ समझ पाता उससे पहले ही लेवी ने उसे पकड़कर उसका सिर सीधे जमीन पर दे मारा। उसे काबू में करने के बाद लेवी ने आराम से जैस्पर से कहा कि अब वह निश्चिंत होकर इलाज शुरू कर सकता है। यह सुनते ही जैस्पर उत्साह से चमक उठा और तेजी से हेरल्ड की ओर दौड़ पड़ा।